हाँ जी, नमस्कार। थोड़ा सा आवाज़ कम कीजिएगा। इस बैच में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर चर्चा करने वाले हैं और निस्संदेह रूप से ये विषय आपकी जीवन की दशा और दिशा को बदलने वाला होगा। आज का ये सेमिनार हिंदी व्याकरण को लेकर है और हिंदी व्याकरण चूंकि PSI में भी आती है, ग्रेड फर्स्ट में भी है, ग्रेड सेकंड में भी है, रीट मेंस में भी है और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हिंदी व्याकरण का बहुत ज़्यादा वजूद माना जाता है। लेकिन अमूमन हम हिंदी व्याकरण को के बारे में हमारी आम धारणा ये रहती है कि साहब ये तो कोई पढ़ने की विषय वस्तु ही नहीं है, इसमें तो हम वैसे अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये कहना आसान है, अंक प्राप्त करना हिंदी व्याकरण में बेहद जटिलतम है। साथियों, जैसा कि आपको विदित है, आज का ये जो सेमिनार है ये इसी पर आधारित है कि व्याकरण को कैसे पढ़े और व्याकरण का सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा और जिन पर अक्सर हम ध्यान दे ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ व्याकरण की अगर बात करें तो PSI बिना हिंदी के वर्दी नहीं। अगर आपको हिंदी की जानकारी नहीं है तो आप वर्दी की जानकारी भी नहीं ले सकते। यानी बात साफ है, हिंदी विषय में व्याकरण की जानकारी के अभाव में PSI बनना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए 200 नंबर का एक पेपर हिंदी का ही होता है और आप 200 में से 180 से ज़्यादा अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे पिछले बैचों के विद्यार्थियों ने ऐसा किया है। हालांकि ये सब कुछ प्रश्न की प्रकृति पर निर्भर करता है कि पेपर किस स्तर का आता है, लेकिन हम मैक्सिमम 90% तक अंक इसमें प्राप्त कर ही सकते हैं। तो PSI, इसके बाद हम लोग बात करते हैं PSI के बाद ग्रेड सेकंड की। अगर हम बात करें यहाँ ग्रेड फर्स्ट की बात करें, यहाँ REET रीट अगर कोई मेंस दे रहा और दे ही रहे होंगे, रीट मेंस की बात करें और कॉलेज लेक्चर के अंतर्गत भी आजकल ये लगा दिया गया है। ठीक है, अब आप यहां देखिएगा PSI में तो 200 नंबर की आपकी हिंदी आएगी और आप ये समझ लीजिएगा कि आपको जो व्याकरण पढ़ाने का स्तर रहेगा, लेवल रहेगा, वो इसी लेवल का रहेगा। यानी PSI के दृष्टिकोण से ही आपको, चाहे ग्रेड सेकंड हो, ग्रेड फर्स्ट हो, या हम रीट मेंस की बात करें या कॉलेज लेक्चर की बात करें, सभी को इसी प्रकार बेहतर ढंग से पढ़ाया जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए ग्रेड सेकंड के अंतर्गत 150 क्वेश्चंस में से लगभग 60 से 65 तक प्रश्न आपकी हिंदी व्याकरण के पूछे जाएंगे। बात साफ है, 150 कुल इसमें क्वेश्चन आते हैं, लगभग 65 प्लस प्रश्न आपके ग्रेड सेकंड में भी पूछे जाते रहे हैं और ये बात सही है। आई बात समझ में? ऐसे ही हाँ, हो सकता है कि ग्रेड फर्स्ट में हिंदी व्याकरण का वेटेज थोड़ा कम हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन पढ़ाना तो आपको पूरी की पूरी व्याकरण ही पड़ेगा, पढ़ना तो आपको कंप्लीट पड़ेगा। आपको पता है रीट मेंस, अगर आप ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो रीट मेंस तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्रेड सेकंड में कंप्लीटली क्या आती है, व्याकरण और शिक्षण विधियां एज इट किसके अंतर्गत आती है, रीट मेंस में। वहां लगभग 100 नंबर की आपकी व्याकरण आएगी और 20 नंबर की क्या आएगी, शिक्षण विधि आएगी। तो वहां भी व्याकरण इतनी इंपॉर्टेंट है। और कॉलेज लेक्चर में आपको पता होना चाहिए आजकल एक यूनिट, 5 यूनिट में से एक यूनिट आपकी हिंदी व्याकरण की लगा दी गई है। और सही मायनों में कॉलेज लेक्चर बनने के लिए हिंदी व्याकरण का नॉलेज बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कॉलेज एजुकेशन की तैयारी करते हैं उन बच्चों की व्याकरण बहुत ही कमजोर होती है। उनका लिटरेचर थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, लेकिन व्याकरण में वो पिछड़ी साबित होते हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न उठता है कि साहब इतने सालों से हम व्याकरण पढ़ते ही आए हैं
और व्याकरण संधि समास प्रत्यय उपसर्ग की बात करें तो छठी क्लास से हमें पूर्व ज्ञान हो चुका था और इतने सालों के बाद भी हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन हमारे अच्छे अंक क्यों नहीं आ पाते हैं और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो पहली बात तो हिंदी व्याकरण के लिए अभी हमारे पास वक्त है। 3 पुस्तकों का आप सहारा लें। 3 पुस्तकों के सहारा से मतलब ये, अगर हम एकेडमी परीक्षाएं पास करना चाहते हैं, जैसे 10वीं की, 12वीं की, ग्रेजुएशन की, तो आपको एक ही किताब पढ़ना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा जो मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। इस बात पर बहुत सारे वीडियो आते हैं यूट्यूब पर कि एक किताब को बार बार पढ़े या अनेक किताबों को बार बार पढ़े। तो इसका बहुत सिंपल सा उत्तर यह है कि अगर आप एकेडमिक परीक्षाएं पास करना चाहते हैं, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन और पीजी पास करना चाहते हैं एग्जाम्स, तो आपको एक ही किताब को बार बार पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर साथियों पीएसआई और ये जितने भी एग्जाम है प्रतियोगी परीक्षाओं की, अगर इनकी तैयारी करना चाहते हैं तो 2-3 किताबों का मिश्रण करके उनको बार बार पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है, अगर हम बात करें 12वीं क्लास की, 12वीं क्लास में हिंदी के अंतर्गत 17 पाठ लगा दिए गए। अब बताइए 17 से बाहर आएगा क्या? यहां तो इसका कंपटीशन का एरिया तो काफी वाइड है। इसलिए मेरी निजी मान्यता है कि आपको 2-3 किताबों का सहारा लेकर जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है उसको बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही हम यूं कह सकते हैं प्रभावी ढंग से स्थायी रूप से तैयार करना है। अब प्रश्न उठता है कि साहब कैसे करना है? मैंने सेमिनार की शुरुआत में आपको बतला दिया है। 101% आज की क्लास आपके जीवन की दशा और दिशा बदलने वाली होगी, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा जिनके बारे में शायद आप अनभिज्ञ हैं और अमूमन हम ऐसा सोचते हैं लेकिन कर ही नहीं पाते हैं। तो पहले तो मैंने आपको बता दिया, हिंदी व्याकरण का वेटेज प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी में कम हो सकता है, किसी में ज्यादा हो सकता है, लेकिन स्थायी रूप से है। और मैं जो व्याकरण पढ़ाऊंगा, हम जो व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं वो पीएसआई लेवल की पढ़ाई जाएगी। क्यों पढ़ाई जाएगी? क्योंकि पीएसआई में हम कह सकते हैं मैक्सिमम हिंदी व्याकरण आती है और जितने भी टॉपिक्स हिंदी व्याकरण के सारे के सारे पीएसआई में पूछे जाते हैं। इससे बड़ा व्यापक और विस्तृत लेवल हिंदी व्याकरण का नहीं हो सकता। इसलिए हो सकता है, मान लीजिए बहुत सारे बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, आप में से भी एग्जाम देंगे कि रीट मेंस का देंगे, तो हो सकता है वहां 2-4 टॉपिक कम हो, लेकिन उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब हम सारे टॉपिक पढ़ लेंगे तो वो तो अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। देखो 3 किताबें कौन कौन सी लेनी है अगर हम बुक्स की बात करें, और ये काम मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, कल पे नहीं छोड़ेंगे, ये काम आज ही करना है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए आज का दिन, आज का ये वक्त 7:15 बजे का वक्त जीवन में कभी भी लौटकर नहीं आएगा। मैं हर सेमिनार में, हर क्लास में ये बात कहते रहता हूं और ये बात सही है। अब मुझे बताएं, आपके संपूर्ण जीवन काल में आज का दिन वापिस आ सकता है? नहीं आ सकता है। हम धन दौलत मोह माया कमा सकते हैं, लेकिन समय रिटर्न नहीं होता। इसलिए आप इसका यूटिलाइज करें। विज्ञापन को आए आज 2 दिन हो गए, 3 दिन होने वाले हैं, ऐसे 5 दिन भी हो जाएंगे, 2 महीने भी हो जाएंगे, लास्ट में एग्जाम की तिथि भी आ जाएगी, एग्जाम भी हो जाएगी। नहीं, कल पे सोचना ही नहीं, जो काम करना आज ही करना और अच्छा वाला प्रण लेना है कि इस बार देखता हूं मेरे अंदर जो भी कमियां थी ना उसको मैं क्यों दूर नहीं कर पाऊंगा। 100% में उन कमियों को दूर करूंगा। तो मैं आपको कह रहा हूं कि हिंदी व्याकरण के लिए जो 3 बुक्स आपको मैं बताने जा रहा हूं, मेहरबानी करके आज ही खरीद ले। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अध्यापक का सबसे सच्चा और सबसे विश्वसनीय अगर मित्र कोई है तो वह है हमारी पाठ्य पुस्तकें। और पाठ्य पुस्तक तो आपके पास होनी ही चाहिए। 3 किताबें मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो, नंबर 1 चलती थी नवीन हिंदी व्याकरण। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, नवीन हिंदी व्याकरण ये कक्षा 9 से 12 के लिए पहले चलती थी। आजकल इसके नाम से किताब नहीं आती है। एक छोटी सी किताब आती है, 35 रुपए उसका मूल्य है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है, उसका नाम था नवीन हिंदी व्याकरण। आजकल हिंदी प्रबोध नाम से कुछ आती है, छोटी सी आती है, पहले की साइज अपेक्षाकृत क्या थी, बड़ी थी। 35 रुपए की किताब है। हालांकि एक बात बता देता हूं,
ये PSI लेवल की किताब नहीं है। अगर किसी के पास है तो उस लेवल की किताब नहीं है, लेकिन ये उस लेवल की किताब है। जैसे हम गाड़ी ड्राइविंग सीखते हैं तो पहले क्या फॉर्च्यूनर पर लगा देते हैं, क्या लगा दे एक्सीलेटर, पहले छोटी गाड़ी से सीखते हैं, वो छोटी वाली गाड़ी है। यानी इस किताब से आपकी हिंदी व्याकरण की बेसिक परिचयात्मक भूमिका क्लियर हो जाएगी, आपको पढ़ने में सुविधा होगी। और इसका लेवल क्या है, 9वीं से 12वीं, तो आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको इजी लगेगा। ये आपको जटिल ज्ञान से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी, इसलिए। और सबसे बड़ी बात, विश्वसनीय है। इसमें से जो आएगा वो वैलिड रहेगा। ये गाइड नहीं है, ये ऑथेंटिक बुक अपन इसको अपन कह सकते हैं। इसी प्रकार नंबर 2, डॉक्टर हरदेव भारी। डॉक्टर हरदेव भारी की किताब आपको पढ़नी चाहिए, डॉक्टर हरदेव भारी। और ये प्रश्न उठता है कि इसमें से हम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, तो ये भी मैं आपको बता देना चाहूंगा। इसमें वास्तव में ऐसे टॉपिक्स दे रखे हैं जो अन्य किताबों में नहीं है। डॉक्टर हरदेव भारी की किताब में, चूंकि इसका नाम शब्द अर्थ और प्रयोग है, शब्द अर्थ और प्रयोग, किताब का नाम है शब्द अर्थ और प्रयोग। इस किताब में क्या विशेष है, इस किताब में हो सकता है संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया नहीं हो। इस किताब में है एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, युग्म शब्द, वन वर्ड, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, लोकोक्ति, मुहावरे। मैंने जिन जिन का नाम उच्चारित किया है, यही आपको फेल कराने में और यही आपको पास कराने का एक महत्वपूर्ण अंतर है। आप क्या संधि सभी पढ़ते हैं, समास भी आता है, प्रत्यय भी आते हैं, लेकिन हम लोगों ने आज तक कभी भी पर्यायवाची शब्दों को बैठकर कभी भी नहीं पढ़ा। और जब आपका शब्दकोश स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, चाहे वो विलोम का हो, चाहे लोकोक्ति मुहावरों का हो, चाहे तत्सम तद्भव का हो, उनको आपको बेहतर ढंग से काम करना ही होगा। उसके बिना हिंदी व्याकरण में आपके अंदर जो देखते हैं, किसी बच्चे के 65 के 65 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, किसी के 40 होते हैं। वो 65 तक पहुंचने के लिए मैंने जिन जिन टॉपिक्स का नाम लिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में है। और देखो आप, कम से कम इस किताब के अंतर अगर बात करें हम, तो 100 से लेकर 200 विलोम शब्द, पर्यायवाची, युग्म शब्द दे रखे। एक बार पहली प्राथमिक स्थिति में आप उनको तो याद करो, फिर इसके बाद पढ़ना है इनको भी। ऐसा नहीं कि तो हमें याद है, याद नहीं है। जितना पढ़ेंगे, और मैं आपको बता रहा हूं नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, उन जैसे जैसे मैं आपको यहां पढ़ाऊंगा, अभी चर्चा करेंगे इस पर भी, वैसे वैसे आपको इनको साथ के साथ तैयार करना है। और सभी किताबों का सारांश, अपनी वाली नई किताब मार्केट में आ चुकी है। कल शाम को हम लोगों ने लॉन्च कर दी, शायद पूरे राजस्थान में वो पहुंच चुके हैं। 3rd एडिशन, पहले 2nd एडिशन था, फिर इस बार PSI को स्पेशल ध्यान में रखकर बहुत गजब तरीके से अपनी वाली किताबी मार्केट में आ चुकी है, कहीं भी मिल जाएगी। ये सर्वोत्तम व्याकरण इसका नाम है, ये अपनी ही व्याकरण है। इसमें बहुत सारी व्याकरण के अच्छे अच्छे उदाहरणों का, बहुत सारी व्याकरण के अच्छे अच्छे नियमों का, उनको देखकर बहुत व्यवस्थित ढंग से प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से हमने लिखने का प्रयास किया है। तीनों किताबें आज ही आप कहीं से परचेज कर ले, आपके टेबल के ऊपर ये तीनों किताबें होनी ही चाहिए। एक बढ़िया सा व्हाइट रजिस्टर होना चाहिए, ब्लैक पेन होना चाहिए, ब्लैक। ये अलग अलग प्रकार के पेन हो सकता है अल्पकालिक ढंग से आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन महसूस करवाते होंगे, लेकिन ये आगे के लिए फायदेमंद नहीं है। अब आप लाल पेन से लिखते हैं बीच में, अब आपको पता है 3 साल के बाद जो रेड पेन है ना, वो तो फैल जाता है। आपके पोते पोतियां तक ये नोट्स पढ़ेंगे। आप सोचो, आपका दृष्टिकोण यहां तक होना चाहिए। हाँ बताओ, उनको दोबारा परेशानी होनी चाहिए क्या? नहीं। तो आपको एक बढ़िया सा रजिस्टर लेके आओ, ब्लैक पेन लेके आओ, और अब शुरुआत करते हैं कैसे आपको व्याकरण की शुरुआत करनी है। तीनों किताबें और वो आपके रजिस्टर आपके सामने होना ही चाहिए। अब देखिएगा, हिंदी व्याकरण की शुरुआत वर्ण विचार से होती है। मैं सारे के सारे टॉपिक्स पर चर्चा करूंगा, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा जिसके बारे में हिंदी व्याकरण में उल्लेख नहीं हो। वर्ण विचार की अगर बात करेंगे तो वर्ण विचार के अंतर्गत
आपके स्वर आएंगे, यहां आपके व्यंजन आएंगे, यहां आपका उच्चारण स्थान आएगा। और एक और बात मैं अमूमन आपको बताऊंगा कि वर्ण विचार से बनने वाले संभावित प्रश्न कैसे कैसे हो सकते हैं जो आज तक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। ये है आपके वर्ण विचार से बनने वाले संभावित प्रश्न, ये कौन कौन से होंगे इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब आप देखो, वर्ण विचार बहुत बार हमने पढ़ा है, लेकिन आपको अंदर तक जाना ही पड़ेगा। जहां बात करते हैं वर्ण विचार से क्या बनती है साथियों, वर्णमाला। और ये आप ये समझ लीजिएगा, ये फाउंडेशन है किसका, हिंदी व्याकरण का। जब तक आपको वर्णों के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं होगी तब तक आप संधि समास प्रत्यय उपसर्ग को नहीं पढ़ पाएंगे। एक बात व्याकरण पढ़ाने से, कार्यक्रम शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, चूंकि आज तो पहला ही सेमिनार है, फर्स्ट सेमिनार है, आप कल आएंगे, परसों आएंगे, परले आएंगे, खचाखच हो जाएगा स्टेडियम। 5, 7, 10 दिन में जगह ही नहीं मिलेगी, एडमिशन में बंद करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ऐसा क्या है सर्वोत्तम एकेडमी में जो और जगह नहीं है, हम यही एडमिशन क्यों लें? तो अगर आपके पास उत्तर नहीं है तो 1 मिनट में इस बात को बताने जा रहा हूं। और वो बात यह आपको पता होना चाहिए, ग्रेड 1, ग्रेड 2, PSI और रिट मेंस, ठीक है। किसी भी कोचिंग संस्थान में जाएंगे तो एक ही टॉपिक को आपको बेहतर ढंग से पढ़ाया जा सकता है। लिटरेचर को लेकर बैठ गए तो लिटरेचर पढ़ेंगे, व्याकरण को लेकर बैठ गए तो व्याकरण ही पढ़ाएंगे। यहां पूरे के पूरे सिलेबस को ध्यान में रखकर जितना बेहतर ढंग से मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ा रहा हूं, इससे बेहतर ढंग से आपको काव्य शास्त्र भी मिलेगा, उससे भी बेहतर ढंग से आपको लिटरेचर पढ़ाया जाएगा, और उससे भी बेहतर ढंग से आपको शिक्षण विधियां पढ़ाई जाएगी, और उससे भी बेहतर ढंग से आपको पत्र व्यवहार पढ़ाया जाएगा। इसका मतलब एक टॉपिक को फोकस में नहीं रखते हैं, सारे के सारे टॉपिक को बहुत ही प्रभावी ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा। और यही कारण है, जब आपके सारे के सारे टॉपिक बहुत अच्छी तरह से हो जाते हैं तब सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। वरना अमूमन होता है क्या है, कोचिंग संस्थान में आप जाते हैं, गुरुजी करते क्या, ले चलो लिटरेचर चलाओ, 5 महीने में से 4 महीने तक लिटरेचर ही चलता रहता है। फिर 1 महीने में आपसे बुलाते दूसरे टीचर को, ये व्याकरण पढ़ाएगा 200 वाला, ये शिक्षण विधियां पढ़ा देगा, वो नहीं है। यहां आज तक 13-14 साल के इतिहास में दूसरा टीचर इस मंच पर खड़ा नहीं हुआ है और नहीं होगा जब तक अपने, क्योंकि बच्चों के साथ ये अन्याय हो जाता है। जिस नाम से, जिस अपेक्षा लेकर आप यहाँ आए, चलो ग्रामर में पढ़ा दिया, मैंने काव्य शास्त्र पढ़ा दिया, दूसरे से पढ़वा दिया, कोई मतलब नहीं। सारा का सारा सिलेबस मैं ही पढ़ाऊंगा, इसलिए निश्चिंत हो जाएगा, चिंता करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, वर्णमाला हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। पहली बात तो कि इसमें वर्णों की संख्या कितनी है, ये प्रश्न ही एक मतलब अभी इसकी कंफर्मेशन है ही नहीं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की सही संख्या कितनी है? क्या ये दोनों विकल्प सही नहीं है? आज हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 53 हो चुकी है। कितनी हो गई? 53। ल को भी मानक वर्णमाला में स्थान दिया गया है। तो 44 होंगे या 52 वर्ण होंगे। स्वरों को अगर हम बात करेंगे तो स्वरों के अनेक भेद माने गए हैं, इसके अनेक उपभेद माने गए। आपको पता होना चाहिए, मूल स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया, विवर्त स्वर हो गया, अर्ध विवर्त स्वर हो गया, संवर्त स्वर हो गया, इसी प्रकार अग्र स्वर हो गया, मध्य स्वर हो गया, पश्य स्वर हो गया, इसी प्रकार विवर्त स्वर हो गया, आवर्त अर्ध विवर्त स्वर हो गया। बहुत सारे इसके भेद प्रभेद है। व्यंजनों के भी अलग अलग भेद और क्या बताए गए, प्रभेद बताए गए। अगर हम व्यंजनों की बात करेंगे, अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, पाश्विक व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, उत्सिप्त व्यंजन, लुंठित व्यंजन, संघर्षहीन सप्रवाह व्यंजन, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है ये उच्चारण स्थान। किनका उच्चारण स्थान? 52 जो वर्ण है उनका उच्चारण स्थान कहां से होता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि साहब ये वर्ण कहां से बोलेगा, तो 5 प्रकार के उच्चारण स्थान है।
एक प्रश्न यहां से आता है जिसको आपको ट्रिक्स के माध्यम से मैं पढ़ाऊंगा, जैसे अक्व, विसर्ग, कंठ, इचु, यसानाम, तालु, रीटू, रसानाम, मुर्दा, वैसे भी याद हो जाएगा और थोड़ा सा संस्कृत का सहारा लेकर इनको स्थायित्व प्रदान किया जाएगा। वर्ण विचार से बनने वाले संभावित प्रश्नों में आपको पता होना चाहिए र का संयोग हिंदी में कितने रूपों में किया जाता है, अर्थात र कितने प्रकार से लिखा जाता है। तो इसका उत्तर होगा आपका 4 प्रकार से हिंदी में र लिखा जाता है। कौन सा र आधा होता है, कौन सा र पूरा होता है, आधा र कहां लगता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसी प्रकार व्यंजन द्वित्व क्या है, व्यंजन द्वित्व क्या है, यहां से भी PSI में प्रश्न पूछा गया है। एक ही व्यंजन की एक से अधिक बार आवर्ती होना क्या कहलाता है, व्यंजन द्वित्व। जैसे बग्गा, बिल्ली, धन्ना, कुत्ता, समझ में आ रही है, ये सब क्या व्यंजन द्वित्व है, एक व्यंजन के एक से अधिक बार आवर्ती। ऐसे हम बात करेंगे व्यंजन गुच्छ, ये क्या होता है ये भी आप देखिएगा। व्यंजन गुच्छ क्या होता है, 2 अलग अलग जाति के व्यंजनों से व्यंजन गुच्छ बनता है। जैसे क्यारी, एक शब्द है क्यारी, अगर क्यारी की बात करेंगे साथियों तो ये क और ये क्या है, व्यंजन गुच्छ है, ये क्या है, व्यंजन गुच्छ है। इसी प्रकार हम बात करेंगे वर्ण विच्छेद क्या होता है, वर्णों का विच्छेद कैसे करेंगे। जैसे पिछले साल PSI में पूछा गया था पंचांग का वर्ण विच्छेद क्या होगा, कैसे वर्णों को तोड़ा जाएगा, और इस बार तो मैंने और भी एग्जाम्पल जोड़ दिए। अपन बात करेंगे जैसे संगम क्या होगा, इसी प्रकार अनुतान क्या होगा, इसी प्रकार निक्षिप्त ध्वनियां क्या होगी, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उम्मीद कर सकते हैं कि जिन प्रश्नों के बारे में, जिन विषय वस्तु के बारे में वर्ण विचार में आपने सुना भी नहीं है, उनको भी बेहतर ढंग से पढ़ाया लिखाया और समझाया जाएगा। यह है सिलेबस का पहला टॉपिक जिसका नाम क्या था, वर्ण विचार। वर्णों से किसका निर्माण होता है साथियों, शब्दों का। वर्ण से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। कम से कम 30 दिन अगर 2-2 घंटे अपन पढ़ेंगे तो शब्द ही पढ़ेंगे। आप सोचते हैं ऐसे भयंकर वाले शब्द कौन से आ गए जो आप ये कह रहे हैं कि 30-40 दिन 2-2 घंटे शब्द ही पढ़ेंगे। सबसे लंबा चौड़ा व्यापक विस्तृत टॉपिक शब्द ही है। हमें तो यही पता नहीं शब्द कौन कौन से होते हैं। तो अब आइएगा, शब्द के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। अगर हम बात करेंगे शब्दों का वर्गीकरण, द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड, शब्दों के वर्गीकरण की बात करेंगे तो शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। अभी आपको पता चलेगा कि इसलिए इतना लंबा समय लगता है। इसको 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1, पहला है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हम क्या पढ़ रहे हैं, शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पता आपको, अर्थ के आधार की अगर हम बात करें तो अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आपके निरर्थक शब्द है और दूसरे शब्द है आपके कौन से, सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द और दूसरे है कौन से, सार्थक शब्द। निरर्थक शब्दों के बारे में आप जानते होंगे, अपन बोलते हैं चाय वाय पी के जाओ, खाना वाना खा के जाओ, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है, लड़का वड़का आया था, समझ में आ गए, पानी वानी, जुल्पे उल्पे, साठ वाट, बोतल वोतल, पुस्तक उस्तक, समझ में आ गए, टेबल वेबल, अपन बोलते नहीं है। तो ये निरर्थक शब्द है। जैसे खाना है, खाना के साथ अपने क्या लगा लिया साथियों, वाना, पढ़ाई लगा दिया, पढ़ाई के साथ क्या है, वढ़ाई है। ये सब कौन से शब्द है, इधर वाले निरर्थक शब्द है। कैसे पहचानेंगे निरर्थक शब्दों को, ये मेरा अपना तजुर्बा है, तुम्हें बतला रहा हूं मैं। जितने भी निरर्थक शब्द है अमूमन वो वैसे ही प्रारंभ होते हैं। आप देख लो, किसी भी शब्द पे जाइएगा वैसे ही प्रारंभ होगा। घड़ी, वड़ी, टेबल, वेबल, खाना, वाना, पंखा, वंका, समझ में आ गए। तो ये वैसे ही प्रारंभ होते हैं। इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी है इस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे, डिटेल से आगे पढ़ेंगे हम लोग। सार्थक शब्दों की अगर हम बात करेंगे तो सार्थक शब्दों के अंतर्गत साथियों एकार्थी शब्द आएंगे आपके। बिल्कुल मैं आपको बता देना चाहूंगा, आपको एक भी एकार्थी शब्द रटने की जरूरत नहीं है। 100% एक ही कक्षा कक्ष में आपको एकार्थी शब्द मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा,
100% मैं समझा दूंगा, ये याद करने की चीजें नहीं है। आप तो सोचते हैं कार्तिक क्या है, मोटा मोटा मैं आपको बता देना चाहूंगा। हिंदी की व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं के सभी उदाहरण एक कार्ती शब्दों के उदाहरण माने जाते हैं। ये सारांश और इसका क्या रिजल्ट है ये मैं आपको बताऊंगा। एक कार्ती के बाद में अनेकार्ती शब्द, दूसरा है अनेकार्ती शब्द। अब आप बताइए कितने अनेकार्ती शब्द आज तक आपने पढ़ा है, ऑनेस्टली बताइए। एग्जाम आते एक अनेकार्ती शब्दों का अध्याय किसने खोलकर देखा है, बताओ आप, कभी पढ़ा आपने? एक बार बोलो तो सही ना, फिर कैसे सही होगा आपकी? एक बार तो जाना पड़ेगा कम से कम। मैं आपको बच्चों को बोलता हूं और मैंने पढ़ाया है। जब मैं आपको अनेकार्ती शब्द पढ़ाऊंगा तो मैं कहूंगा कि 10 पेज में आप दूसरे दिन अनेकार्ती शब्द इंपोर्टेंट जो आपको नहीं आते हैं वो अपनी कॉपी में लिख के लाएंगे। इस बहाने आप मेहनत करेंगे और कॉपी में लिखेंगे तो कुछ तो याद होगा, बाद में याद कर लेंगे। 3 किताबें मैंने बताई है, अनेकार्ती शब्द यहां पढ़ा दिया मैंने। घर जाके 3 किताबों के उदाहरण आप अपनी कॉपी में लिखे और उनको लिखे जो आपको नहीं आते हैं। आने वाले तो छोड़ दो, वैसे परीक्षा में कर लेंगे। जटिल हो जो लगे यार पहली बार मैंने समझा कि यार ये क्या होता है, उनको आप याद करो। वैसे आपको बता देता हूं अनेकार्ती शब्दों का अध्याय भी बहुत रोचक है। आप आ जाओ, बस आपको 2 चीजें याद करनी है। एक यमक अलंकार होता है और एक होता है सलेश अलंकार। यमक और सलेश अलंकार के जितने भी एग्जाम्पल है ना वो अनेकार्ती के होते हैं। सारंग ले सारंग चली, सारंग हो गयो आई, सारंग में सारंग चली, सारंग सारंग माई। ये जो सारंग बोला ना मैंने 10 बार बोला, 10 बार अनेक अर्थ निकल रहे हैं इसके। सारंग यानी पहला, सारंग ले घड़ा, सारंग ले सारंग चली, स्त्री चली, सारंग पूग्यो आय, सारंग यानी बादल, उसमें आके पूग गया। तो इसका मतलब यमक और सलेश अलंकार के 100% एग्जाम्पल किसमें आएंगे? अनेकार्ती। बस यही है। अगर आप उधर किससे इतिहास से व्याकरण को जोड़े तो ये मेरा अपना अनुभव है। सजा दो इसे, सजा दो। अब सजा शब्द है, 2 अर्थ नहीं निकले क्या? अनेक अर्थ। सजा का मतलब सजावट और सजा का मतलब दंड दो। सजना है मुझे सजना के लिए, कर का मन का डाल दे, मन का फिर। एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलना क्या कहलाएगा बताओ? इस अनेकार्थी। समझ में आ गए? ऐसे बात करेंगे पर्यायवाची शब्द। अब पर्यायवाची शब्दों का अध्याय बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन इसमें मुझे जो बातें बतानी होती है वो ये है कि पहली बात है कि पर्यायवाची शब्दों की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो ये क्या है, ये क्या है, आज से नहीं बोल रहा हूं मैं, अभी की बात नहीं कर रहा हूं। ये क्या है? पहले के जमाने में आ जाओ। पहले के जमाने में, बहुत पहले क्या बोलते थे? गुरुजी। फिर थोड़ा सा आगे चलो, क्या बना दिया? आचार्य जी। फिर और थोड़ा सा आगे पढ़ो, अध्यापक जी। फिर आगे चलो, मास्टर जी। समझ में आ गए? फिर आगे चलो, सर। फिर आगे चलो, गाइड। फिर आगे चलो, ट्यूटर। ये गुरु की गरिमा जितनी गिरती जा रही है, नहीं बढ़ती नहीं जा रही है, ऐसे आ रही है वापस। बोलो आप ट्यूटर हो गया। ट्यूटर का मतलब ट्यूशन पढ़ाने वाला, यही बोलते हैं आजकल। सर का मतलब क्या है? टीचर का मतलब क्या है? मास्टर का मतलब क्या है? अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं इसके माध्यम से। ये क्या है तो एक ही ना, लेकिन कैसे पर्यायवाची बने, बस यही। पर्यायवाची शब्दों की आवश्यकता क्यों पड़ी? पर्यायवाची शब्द अर्थ के स्तर पर तो समान होते हैं, समान ही होंगे। टीचर, अध्यापक, आचार्य, जो भी कहना कह दीजिएगा, लेकिन अर्थ के स्तर पर समान होते हैं। लेकिन परिस्थिति वश इनका निर्माण होता रहता है। जैसे जैसे सिचुएशन होती है ना, वैसे वैसे शब्द बनते रहते हैं, निर्मित होते रहते हैं, और इनमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। कैसे होता रहता है मैं चर्चा करूंगा। नंबर 2, पर्यायवाची शब्द हम सीखना चाहते हैं, लेकिन पर्यायवाची शब्दों के बारे में अगर बात करें तो कि साहब जितने भी पर्यायवाची शब्द है ना, ये तो समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलेंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, ध्यान दो, कि पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग अवसर के प्रतिकूल हो जाए।
पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग अवसर के अनुकूल होना चाहिए। जैसे गणेश जी भगवान है, लंबोदर, वक्रतुंड, महाकाय, सूर्य कोटि समप्रभ है, गजनायक, गणनायक, गिरिजानंदन बोलते ना अपन। क्या समझाने जा रहा हूं, ऐसा नहीं कि पर्यायवाची अर्थ समान है तो जिसकी मर्जी हो वही लगा दो, नहीं। जैसे किसी काम का शुभारंभ कर रहे तो क्या बोलेंगे, श्री गणेश करना, यही बोलते। वहां ऐसे तो लिखते श्री गजानन करने जा रहे हैं, आज श्री वक्रतुंड करने जा रहे। अरे भाई अर्थ तो वही है ना, गणेश जी कह लो, वक्रतुंड कह लो, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये क्या भाषा के प्रति आपकी अनभिज्ञता को जाहिर करता है। जैसे चलो भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ जा रहे हैं, तो आपको उस समय बोलना पड़ेगा हे गोपिका रमण, हे गोपिका प्रिय। वहां उस समय ये नहीं बोलेगा, वहां ये उस समय नहीं बोलेंगे हे गिरधार, उससे मतलब ही नहीं है। हे मुरारी नहीं बोल सकते। गोपियों के साथ जब है तभी उनको माखन चोर कहकर संबोधित कर सकते हैं, समझ में आ गए। लेकिन अगर द्वारिका के आदिश राजा बन के बैठे और वहां जाके कहे माखन चोर जी हमारी तरफ देखो, लट पड़ जाएंगे। सही है, उस समय परिस्थितियां अलग है, तो समय और परिस्थिति के अनुसार पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। कम से कम 3 घंटे में आपको पर्यायवाची शब्द बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे। वो नहीं जो इंपॉर्टेंट है वो बताया जाएगा, जो इसकी परिचयात्मक भूमिका क्या है। अब प्रश्न उठता, आज तक किसी ने पर्यायवाची शब्द घर पे बैठ के पढ़े प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से? है कोई आप में से? एक बार बोलो तो सही। नहीं है तो नो, है ही नहीं। और फिर आप कहते हो कि साहब कंपटीशन इतना है, योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहे। 353 फर्स्ट ग्रेड हिंदी में योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहे। आप कहते हो कंपटीशन इतना, साहब कितना के बताओ बताओ। कभी जब ये पढ़ाई नहीं जो मैं बता रहा हूं तो कैसे नंबर आएंगे? ये तो पढ़ना पड़ेगा। और मैं अमूमन हर क्लास में जब पढ़ाता हूं और पढ़ाया है, मैं बच्चों को आगे तभी बढ़ता हूं 10 पन्नों में गृह कार्य करके आप पर्यायवाची शब्द लिख के मुझे दिखाएंगे। और बात भी सही है, दिखाने का मतलब आपकी मर्जी नहीं भी करके लाए, क्योंकि आप कहते हैं कॉपी घर पे रह गई, रह जाए आपकी भी, लेकिन उससे कोई मतलब आपका कोई सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। अरे कम से कम 10 पन्नों में जाएंगे, कम से कम मान लो आप 200 300 400 पर्यायवाची शब्द तो याद करेंगे जो जटिल जटिल है। समझ में आ गए। और अपनी किताब में मैंने पर्यायवाचियों का बहुत गजब तरीके से लिखने का प्रयास किया। जैसे मान लो भगवान शंकर है, शंकर के पर्यायवाची 100 पर्यायवाची तो सभी किताबों में मिलेंगे, लेकिन जैसे मान लो त्रिनेत्र नाम क्यों पड़ा है? समझ में आ गए। कपाटाक्ष नाम क्यों पड़ा है? चंद्रचूड़ नाम क्यों पड़ा है? चंद्रशेखर नाम क्यों कहा गया है? शिव नाम क्यों कहा गया है? वो लिखा मैंने, कल्याण करने के लिए शिव। समझ में, चंद्रमा है जिनके शिखर पर, इसलिए चंद्रशेखर। वो बातें भी मैंने लिखी है ताकि बच्चों की इंटरेस्ट पर्यायवाची शब्दों के प्रति बनी रहे। ऐसे आपको याद करना है, इनको याद करना ही होगा। पर्यायवाची के बाद आ जाएगा विलोम शब्द। इसलिए मैंने आपको बताया है कि लगभग 30-40 दिन क्या चलेंगे, शब्द चलेंगे। अभी तो पहला ही पार्ट चल रहा है, 4 भागों में शब्दों को बांटा गया है। अब इनको बेहतर ढंग से पढ़ाएंगे तो टाइम तो लगेगा। चलिए विलोम शब्दों की अगर बात करेंगे, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, 70% विलोम शब्द मैं आपको याद करवाऊंगा क्लास के भीतर। उसका तरीका है, और बहुत सारे तरीके आप अलग अलग जगह से सीखते भी होंगे। आप क्या करते हैं, विलोम का मतलब उल्टा, राइट? अरे उल्टा तो होता सभी को पता, लेकिन इससे भी आगे बढ़ो। एक ही शब्द के एक से अधिक विलोम शब्द हो सकते हैं। राजा है, राजा का विलोम, बात करते राजा, ये पूछा गया है। राजा का विलोम रंक, राजा का विलोम प्रजा, राजा का विलोम रानी, और राजा का विलोम सेनापति। कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? सेनापति नहीं है। तो इसका मतलब कितने विलोम हो गए? 3 विलोम। आप तो विलोम का मतलब सिर्फ क्या समझते हैं? उल्टा। ये तो 3 हो गए।
ऐसा एक ही उदाहरण नहीं है। उत्तर का विलोम है दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, प्रश्न। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो मैंने दिया क्लास में और देंगे आगे भी। तो यहां एक ही शब्द के एक से अधिक विलोम शब्द हो सकते हैं और हम सिर्फ रटते हैं क्या, विलोम का मतलब उल्टा। वहां मत जाओ, और गहराई में जाना पड़ेगा। उपसर्ग युक्त शब्दों के विलोम उपसर्ग युक्ति होते हैं। समझ में आ रही है? क्रिया का विलोम क्रिया ही होगा, हारना का जीतना ही होगा, हार का जीत नहीं हो सकता। उठना का बैठना ही होगा, बैठ नहीं हो सकता। हंसना का रोना ही होगा, रो या हंसी नहीं हो सकती। समझ में आ गई? क्रिया का विलोम क्रिया होता है, विशेषण का विलोम विशेषण होता है, संज्ञा का विलोम संज्ञा होता है। और यह भी जरूरी नहीं है, प्रयोग के कारण विलोम शब्द बदलते भी रहते हैं। जैसे सफेद कपड़ा, सफेद कपड़ा तो अपन बोलेंगे काला कपड़ा। सफेद का क्या हो गया? काला। लेकिन सफेद इस बात करें, काला लड़का तो क्या बोलेंगे? सफेद लड़का। क्या हो जाएगा? गोरा। क्या हो जाएगा? गोरा। तो एक तरफ तो काला का सफेद हो रहा है और एक तरफ काला का क्या हो रहा है? गोरा। वो क्यों हो रहा है? प्रयोग के कारण विलोम शब्द बदल जाते हैं। इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। और कम से कम आपको चाहिए कि 500-700 पहले राउंड में जो आपको नहीं आते हैं ऐसे विलोम शब्द अपनी कॉपी में, नोटबुक में, आपके नोट्स में होने चाहिए। इसको बोलते हैं मेहनत करना और मेहनत करवाना। और दुर्भाग्य की बात है, इनको तो गुरुजी पढ़ाते नहीं कि तो आप पढ़ लेना रहे। पढ़ क्या लेगा? पढ़ाने की चीजें यही है जो आपकी मेरिट को प्रभावित करती है सबसे ज्यादा। और इसी प्रकार युग्म शब्द आएंगे। युग्म के बहुत सारे नाम है, अगर गिनाने लग जाऊंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा। समानोच्चरित शब्द, समुच्चरित शब्द, समश्रुत शब्द, समुच्चरित समानोच्चरित शब्द, युग्म शब्द, बहुत सारे इसके अलग अलग नाम है। युग्म का मतलब जोड़ी से आता है। जैसे अपन बात करते हैं परीक्षा और परीक्षा, और हमें यही पता नहीं चलता परीक्षा और परीक्षा। देखो आप लिखते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा, ये तो कीचड़ है। ये परीक्षा ऊपर वाला नहीं, कीचड़ हो गया। नीचे वाली परीक्षा होगी जांच। अभी पढ़ा ही नहीं तो कैसे याद होगा भाई? पढ़ना पड़ेगा इनको। ये भी कम से कम आपके 5-7 पृष्ठों में आपके नोट्स में होने चाहिए। और वो होने चाहिए, ऐसा नहीं कि जो नॉर्मल है, जो में आते हैं वो तो ध्यान ही मत दो, जो नहीं आते ना अपनी कॉपी में बनाओ। और ये हो गया आपका युग्म शब्द। इसी प्रकार वन वर्ड, क्या बोलेंगे? वन वर्ड, जिसको बोलते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द। शब्द समूह के लिए एक शब्द। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्म शब्द और वन वर्ड। कितना मेजर अंतर ये आपकी फाइनल मेरिट में करते हैं। अगर आपने इनको पढ़ लिया ना, अर्थ के आधार पर को ढंग से पढ़ लिया, तो कम से कम आप 2 से लेकर 4 नंबर की तो लीड बनाए लेंगे। और उससे बेहतर, अभी लोग तो पढ़ते ही नहीं, अगर आप पढ़ेंगे तो 2 से 4 नंबर आपके सही हो सकते हैं। यह है शब्दों को कितने भागों में बांटा गया? 4 में। पहला किसके आधार पर है? अर्थ के आधार पर। कितने भागों में? 2 में। सार्थक और निरर्थक इधर बता दिया। सार्थक के ये आपके सारे के सारे पार्ट है। नंबर 2, ये भी शब्द ही पढ़ाऊंगा। नंबर 2 है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति, इतिहास, स्त्रोत। उत्पत्ति, इतिहास और स्त्रोत के आधार पर, इसके आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया बताइएगा? 4। इसका मतलब हिंदी में जितने भी शब्द है उनकी उत्पत्ति कहां से हुई है? तो कुछ ऐसे शब्द है जिनकी उत्पत्ति कहां से हुई है? संस्कृत से। उन्हें क्या कहा गया है? तत्सम। कुछ ऐसे शब्द है जिनकी उत्पत्ति कहां से हुई है? हिंदी से। कुछ ऐसे शब्द है जिनकी उत्पत्ति गांव से। कुछ ऐसे शब्द है जिनकी उत्पत्ति विदेशी थे। और यहां मैं विशेष लगाकर कुछ बातें और भी बताने वाला हूं, लेकिन पहले यहां आइएगा। हिंदी में जितने भी शब्द है ना, वो कहां से है, उनकी उत्पत्ति क्या रही है? तो अब आइएगा। तत्सम शब्द अमूमन आप पढ़ते हैं और हम पढ़ाते हैं कि तत्सम का मतलब संस्कृत, राइट। आज मैं कुछ और बातें सेमिनार में बताने वाला हूं। ये संस्कृत के शब्द है। तद्भव शब्द बेसिकली किसके होते हैं? हिंदी के शब्द है, राइट। तत्सम शब्द यानी संस्कृत।
आज से कितने साल पहले की भाषा है? 3500 साल। 3500 वर्ष पहले की भाषा क्या है? 3500 वर्ष पहले की भाषा संस्कृत है। तो तत्सम शब्द कितने पुराने हो गए? 3500 ही हो गए ना। अरे संस्कृत भाषा का आविर्भाव 3500 वर्ष पहले हुआ, और चूंकि तत्सम शब्द किसके बताओ? संस्कृत के, तो 3500 साल पहले के शब्द तो तत्सम है। और हिंदी भाषा का उद्भव और विकास 1000 ईस्वी से आज 2025 चल रही है। हिंदी आज से 1000 साल पुरानी भाषा है। तो तद्भव शब्दों का आविर्भाव कब से माना जाता है? 1000 वर्ष पहले से। और तत्सम शब्दों का आविर्भाव 3500 वर्ष पहले से। तो बताओ पहले क्या है? पहले क्या है? तत्सम। और तत्सम शब्द घिसते घिसते क्या बन गए? तद्भव। क्या बन गए? तद्भव। ये घिसना बनना ये तो बहुत स्लो प्रोसेस है। 12.5 प्रश्न दे रखे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में। 12.5 प्रश्न किसके? तत्सम और तद्भव शब्दों के, देशज विदेशी शब्दों के। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, जाके देखना। अभी मैं कुछ बातें बता रहा हूं आपको, पूरी तो नहीं बताऊंगा क्योंकि पूरी तो फीस जमा होने के बाद ही बताना चाहिए, ऐसा प्रावधान है। इसलिए बेवजह से आपको भी नुकसान होगा, पूरे और पूरा ले भी नहीं सकते। अभी तो और भी आगे बताना मैं, लेकिन मैं बता सकता हूं। देखो आप, तत्सम और तद्भव कुछ शब्द है। ये आपके सामने चंद्र है, राइट? ये आपके सामने चांद है, ये आपके सामने चतुर्थ है, ये आपके सामने चौथा है, ये आपके सामने एक शब्द है ग्राम, ये आपका क्या बन गया? गांव। ये आपके सामने मातृ है, ये यहां क्या बन गई? माता। ये आपके सामने वधु है, इधर क्या बन गई? बहू। क्या बन गई? बहू। ये आपके सामने यंत्र मंत्र है, क्या बन गया? जनतर मंतर। जनतर मंतर। इसी प्रकार आपके सामने है यमुना, इसी प्रकार आपके सामने विद्युत। विद्युत शब्द है, ये बन गई क्या? बिजली। ऐसे आपके सामने और भी बहुत सारे शब्द हैं जिन पर अभी चर्चा नहीं करेंगे अपन। देखो आप, हमें कैसे पता चलेगा कि साहब ये 3500 साल पहले का है, यानी तत्सम है? हमें कैसे पता चलेगा कि ये 1000 साल पहले का तद्भव है? और इसलिए तत्सम और तद्भव का ये अध्याय हिंदी व्याकरण का जटिलतम अध्याय माना जाता है। ये सच है। अब बताओ पॉसिबल कैसे है? तत्सम भी चल रहे हिंदी में, 3500 साल पहले के भी चल रहे हैं, 1000 साल पहले के भी चल रहे हैं। और बताओ तत्सम शब्दों की संख्या अनलिमिटेड। कितनी है? अनलिमिटेड, पता ही नहीं कितनी का है। और तद्भव की संख्या भी अनलिमिटेड है, कितनी का है? और फिर बताओ उसमें से लिमिट करवाना है। अरे अनुस्वार युक्त शब्द 101% तत्सम होंगे। जिस शब्द पे अनुस्वार आता, आंख बंद करके यू कैन डू इट अबाउट द तत्सम शब्द, 100% तत्सम होगा। वैसे प्रारंभ होने वाले जितने भी शब्द होंगे दुनिया में सब तत्सम होंगे। रेखा प्रयोग शब्द के ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी होगा तत्सम होगा। अनुस्वार युक्त शब्द तत्सम होता है, ये से प्रारंभ होने वाले तत्सम होते हैं। संयुक्त व्यंजन जहां आएंगे चारों वो भी तत्सम होते हैं। रेखा प्रयोग हो रहा तत्सम है, वैसे प्रारंभ होने वाला तत्सम है। री स्वर का प्रयोग जहां भी होगा वो तत्सम ही है। और ये तद्भव आपका चंद्र बिंदु जहां आएगी तद्भव है, वैसे प्रारंभ होने वाला तद्भव है। इसी प्रकार जैसे प्रारंभ होने वाले तद्भव है, चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा तद्भव हो जाएगा, वैसे प्रारंभ होने वाली भी क्या है? तद्भव। आराम से पहचान लेंगे। इसी प्रकार देश शब्द गांव के शब्द, पिछली बार पूछा गया था रेवड़। रेवड़ भेड़ों का समूह, थानादार में पूछा गया रेवड़ किस भाषा का शब्द है? गांव का है। रेवड़ है, अपन बोलते हैं खचा खच, अपन बोलते हैं फटाफट, फटाफट बोलते हैं ना अपन। ये सब कौन से शब्द है? गांव के शब्द है। विदेशी शब्द, दुर्भाग्य की बात है हिंदी भी विदेशी है, हिंदी हिंदी का नहीं है। और दुर्भाग्य की बात यह भी कि हिंदी
हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले पहले विद्वान भी विदेशी है, गारसाद तासी। हिंदी शब्द भी फारसी का है, गारसाद तासी भी फ्रेंच के। आप देखिएगा हिंदी विदेशी भाषा का शब्द है लेकिन अब देशी हो गया है। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए औरत, यह भी इसी का है। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए तहसील, यह भी इसी का है। रिक्शा विदेशी भाषा का है, चाय विदेशी भाषा का है। अब पूछा जाए फारसी भाषा का, औरत अरबी भाषा का, तहसील अरबी भाषा का, रिक्शा जापानी का, चाय चीनी का। कैसे याद होगा? रटना ही पड़ेगा, जो बात आपको बता दिया है। रटने के अलावा कोई विकल्प नहीं इनका। जो आज तक परीक्षा में आए ना, इतने गिने चुने 150 शब्द है, इनको रटना पड़ेगा। इसका समझाने का तरीका अभी तक विकसित नहीं हो पाया है। और ऐसे विशेष में हम पढ़ेंगे अर्ध तत्सम शब्द, नाम तो सुना ही होगा, वो भी इसी में आते हैं। किसमें? इतिहास के आधार पर। और संकर शब्द, ये संकर शब्द भी इसमें पढ़ेंगे हम। जैसे अपन बोलते हैं रेलगाड़ी, थानादार में पूछा गया है रेलगाड़ी किस भाषा का शब्द है? संकर है, क्योंकि रेल अंग्रेजी का है, गाड़ी हिंदी का है। दो अलग अलग भाषाओं के योग से बनने वाला शब्द कौन सा कहलाएगा? संकर शब्द। यह आपका दूसरा टॉपिक, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। नंबर तीन, रचना कैसे होती है? रचना, बनावट, संरचना के आधार पर हम क्या पढ़ रहे हैं साथियों? शब्द। इसके आधार पर शब्द कौन से हैं? 3 भागों में बांटा जा सकता है, बहुत इजी है। एक रूढ़ शब्द होता है, एक यौगिक शब्द होते हैं, और एक होते हैं आपके कौन से शब्द? योग रूढ़ शब्द। प्रश्न उठता है, एक बार बताओ ना ये क्या होते हैं? अरे रूढ़ में संधि समास प्रत्यय उपसर्ग काम नहीं करते। अब आप देखो, ये जो रूढ़ है ना, ये रूढ़ का ही उदाहरण है। ये देखो आप, ये दिन है, ये धूप है, ये दिवस है, ये पहाड़ है, ये लड़का है, ये डोरा है, ये सब कौन से शब्द है बताइएगा? रूढ़ शब्द। क्यों? रूढ़ का मतलब जिन शब्दों में संधि समास प्रत्यय उपसर्ग काम नहीं करते और रचना होती है, बनावट होती है, संरचना होती है, उन शब्दों को क्या कहा गया है? रूढ़। संधि समास प्रत्यय उपसर्ग काम नहीं कर रहे इनमें। यौगिक, देखो आप, ये यौगिक शब्द, यौगिक भाषा का यौगिक, इसका मतलब जिनमें संधि समास प्रत्यय उपसर्ग काम करते हैं, जो मिलकर बनते हैं। यौगिक है, मानव है, पृथ्वी है, जय है, शंकर है, ये सब शब्द कौन से बताइएगा? यौगिक। जोड़ लो ना आप, देखो ना आप यार, मानव शब्द मनु प्लस ऐसे बना है, पृथ्वी शब्द पृथु प्लस ई से बना है, जय शब्द जे प्लस ऐसे बना है, शम प्लस कैरे से शंकर बना है। तो ये तो संधि समास प्रत्यय उपसर्ग जिनमें होंगे यौगिक। और यहां एक ही लाइन बता देता हूं, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण लो संभालो, सभी उदाहरण योग रूढ़ के होंगे। देखो ना बाप, यहां अपन बात कर लेते हैं जैसे दशानन, न दशानन, 10 प्लस आनंद, लेकिन 10 है आनंद जिनके, वह कौन? रावण। तीसरा अर्थ निकल रहा है। तो योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण। रूढ़ शब्द जिनमें संधि समास प्रत्यय उपसर्ग काम नहीं करता, यौगिक शब्द जिनमें संधि समास प्रत्यय उपसर्ग काम करता है। नंबर 3, बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ के उदाहरण हो जाएंगे। 1 नंबर पक्का है, बस इतना याद करना है, यही मेन है। और हम रटते रहते हैं, ये इसमें, ये अरे इसमें क्या है, क्या ये, इसका बेसिक फाउंडेशन क्या है, वही तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और नंबर 4, शब्दों के वर्गीकरण में नंबर 4, रूप परिवर्तन के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर क्या पढ़ रहे हैं अपन? शब्दों का वर्गीकरण। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अब आप देखो, जो रूप बदलता है, नहीं बदलता है, इसके आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो अब आप आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट यही शब्दों में कुछ ऐसे शब्द है जिनका रूप बदल जाता है, उन्हें तो कहा गया है विकारी शब्द। कौन से?
और विकारी का मतलब क्या होता है बोलो? परिवर्तनशील। जिन शब्दों का रूप बदलता है तो वो तो विकारी। कैसे बदलता है? जिन शब्दों का रूप, चार चीजें, लिंग है, वचन है, कारक है और काल, इन चारों में से एक के अनुसार बदलता वो विकारी। समझ गए? और नहीं बदलता वो कौन से? अविकारी का दूसरा नाम क्या है? अव्यय। ये अपने आप में क्या होते हैं बताइए? अपरिवर्तनशील होते हैं। इनका रूप बिल्कुल भी नहीं बदलता। आज ये देखो कैसे रूप बदलता है, कैसे नहीं बदलता। तो अब आ जाइएगा, हिंदी में चार ऐसे शब्द है जिनका रूप बिल्कुल भी बदलता है, बिल्कुल भी नहीं बदलता है। चार शब्द। संज्ञा, तो निम्न में से संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है। सार्वनाम बोलिएगा, विकारी शब्द है। विशेषण बोलिएगा, विकारी शब्द है। क्रिया बोलिएगा, विकारी शब्द है। ये चार विकारी है। सिद्ध करो कि कैसे विकारी है, कैसे रूप बदलता है। अरे भाई संज्ञा है, जैसे मान लीजिए लड़का, संज्ञा क्या है? लड़का। क्या लड़का का रूप नहीं बदलेगा क्या? किसके अनुसार? लिंग, वचन, कारक, काल। अरे लड़का का क्या बन गया बोलो? लड़की। लड़के, चारों में से एक के अनुसार बदल जाए, बदल गया ना, तो विकारी है। सार्वनाम क्या? वह। वह का क्या बन गया? वे। वचन के अनुसार बदल गया, एक के अनुसार बदलना चाहिए। विशेषण मोटा, मोटा का क्या बन गया? मोटी, मोटे। इसी प्रकार क्रिया क्या? जाता है, क्या बन जाएगा बोलो? जाती है और जाते हैं। तो रूप बदल रहा है ना, इससे सिद्ध होता है कि हिंदी में चार ऐसे शब्द है जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? विकारी। और विकारी कौन से होंगे? जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक और काल में से एक के अनुसार भी बदल जाए, ये विकारी है। अब देखना इधर, चार ऐसे शब्द होंगे जिनमें बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होगा। चाहे आप इधर पटको, चाहे उधर लेके जाओ, कोई मतलब नहीं है। देखो आप, नंबर एक, क्रिया विशेषण। पहला कौन सा है? क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बतलाता है, बिल्कुल नहीं बदलेगा, चाहे कितना भी कर लेना। नंबर दो, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का मतलब जोड़ने वाला। नंबर तीन, संबंध बोधक, संबंध बोधक। और नंबर चार, इधर लिख देता हूं, नंबर चार, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय। इन चारों को देखो आप, बदलेंगे क्या? आ जाइएगा। विस्मयादि बोधक अव्यय, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण दिया आपने, हाय। क्या लिखा है? हाय। विस्मयादि बोधक ही तो ये हाय। हो, अरे तुम्हारी नौकरी लग गई हो, उसके तो पैरों से खून बह रहा था, हाय, उसका तो सब कुछ लुट गया। ये क्या? विस्मयादि। क्या है? अब इसको बदलो आप, बदलिएगा। बात रूप बदलने की तो है, लिंग, वचन, कारक और काल चारों में से एक के अनुसार बदलने की है। इधर तो बदल गए बेचारे। हाय बदलेगा क्या? अरे लिंग स्त्रीलिंग होगा तो अपने बोलेंगे क्या? जैसे हाय का ये बनेगा क्या? हाई, हाय। और भी कुछ अपन लिखे, हाय बेचारा मारा गया, तो ऐसा होगा बेचारे मरते, हाई बेचारी मारी गई, हाय बेचारे मारे गए। और अब बेचारा मरे, चाहे बेचारी मरे, आज मरे, कल मरे, परसों मरे, हाय तो दैट मीन्स अव्यय, कोई वे नहीं होता, अविकारी है। चलो, संबंध बोधक बदलेगा क्या? के लिए। अब देखो, गीता के लिए सीता, स्त्रीलिंग दोनों लगा लो। मोहन के लिए रोहन, के लिए रहेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। लिंग, वचन, कारक, काल में से समुच्चय बोधक अथवा है, क्या अथवा बदलेगा क्या? लड़का अथवा लड़का, लड़की अथवा लड़की, वे अथवा वे। अरे भाई अथवा, अथवी, अथवे बनते देखा है क्या? नहीं, अव्यय है। क्रिया विशेषण, जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे। सब लड़कियां धीरे धीरे बोलती है, लड़के धीरे धीरे बोलते हैं,
बहुत सारे भी धीरे धीरे बोलेंगे, इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हिंदी में 4 ऐसे शब्द हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं होता। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, और यहां निपात भी पढ़ाऊंगा। निपात क्या होता है यह भी आपको बताया समझाया जाएगा इसी के अंतर्गत। तो रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा जाएगा? बोलो, 2 भागों में। समझ में आ गए? विकारी और अविकारी शब्द। अब यहां चर्चा करेंगे शब्दों का संगठन कैसे होता है। शब्द संगठना के सहायक, ये भी शब्द में ही है, शब्द संगठना के सहायक तत्व। अब शब्द संगठना के सहायक तत्वों में क्या क्या आएगा? संधि क्या आएगा, समास क्या आएगा, प्रत्यय क्या आएगा, उपसर्ग। ये भी शब्द के ही है, इनके बिना शब्द कैसे बनेगा? और ये बन किससे रहे? शब्दों से। जैसे राम प्लस अयन, राम भी तो शब्द है। समझ में आ गए? संधि आज तक आपने खूब पढ़ी होगी, कई बार पढ़ी होगी, लेकिन एक बार मेहरबानी करके सर्वोत्तम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप संधि कैसे पढ़े देखना। आप, मैंने इतना बारीकी से संधि को पढ़ाया, हिंदी की संधियां और संधियां, हर प्रकार से संधियां कैसे हम बेस्ट बता सकते हैं, हमने कोशिश की है। तो संधि, और देखो पहले की संधियां पढ़ना अलग बात है, वो तो आती ही नहीं आजकल। आजकल तो लेटेस्ट आ गई, जैसे जब प्लस ही, संधि है ये, क्या बनेगा? जबी। क्या बनेगा? जबी, PSI। लो संभालो, पूछा गया। कब प्लस ही, कभी। तब प्लस ही, तभी। ये पहले वाली गई, वो इस विद्या प्लस आले का जमाना ही गया। उदाहरण आ गया सत्याग्रह, जैसे दूसरा उदाहरण आ गया सत्याग्रह में संधि है, सत्य प्लस आग्रह, दोनों ही संधियां इसमें, और सत्य प्लस आग्रह, ये समझना पड़ेगा कंसेप्ट को। अब पढ़ो इस शब्द को, क्या है सत्याग्रह? क्या होता? सत्य के लिए आग्रह। किसके लिए? तो आंसर आपका दीर्घ संधि होगा, दीर्घ संधि होगा, यण संधि इसमें नहीं होगा। गलत है, गलत है, गलत है। एक ही शब्द में 5 भी संधियां हो सकती है, एक शब्द में, जो मैं आपको बताऊंगा। संधि और समास दोनों का साथ साथ प्रयोग किया जा सकता है। मतलब आप ये समझ लो, 5 दिन मुझे दीजिएगा, संधि में आपको राजा बनाकर ऐसा लगेगा कि कोई प्रश्न गलत ही नहीं हो सकता। एक नहीं, एक से अधिक संधियां हो सकती है। संधि और समास दोनों का साथ साथ प्रयोग हो सकता है। संधि और प्रत्यय भी साथ साथ आ सकते हैं। मानो शब्द है ना, उसमें संधि और प्रत्यय भी है। समास, ये समझ लो 6 इसके भेद हैं। 6 के 6 समास आपको 6 लाइनों में याद हो जाएंगे। द्विगु, देखो आप, प्रत्येक समास में 2 पद होते हैं। पहला द्यु, दूसरा गु। द्यु का मतलब 2 और गु का मतलब गाय। पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद संज्ञा किस समास में? बस यही है, दीव गु, नाम से पता चला। दीव यानी 2 और गु यानी गाय। पहला पद संख्या, दूसरा पद संज्ञा। उदाहरण आ जाओ, सप्त ऋषि, आगे देखो मैं तो सप्त, आगे ऋषि, 7 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा बताओ? द्विगु। चलो ऐसे द्वंद्व, द्वंद्व की बात करते हैं। द्वंद्व, प्रत्येक समास में 2 पद होते हैं ना, काटो। द्वय यानी द्वय, दोनों ही पद प्रधान, सही है। दोनों ही पद क्या होंगे बोलिए? प्रधान। और दोनों ही पद संख्यावाची भी होते हैं। संख्यावाची आपसे पूछा जाएगा ना, जैसे मान लीजिए 63 में कौन सा समास है? तिर प्लस 60, 3 और 60, यही होगा? ये नहीं होगा। द्विगु का एक पद क्या होता है? संख्यावाची, और इसके दोनों के दोनों पद क्या हो सकते हैं? संख्यावाची। दोनों ही प्रधान है, माता पिता, माता डेस पिता, माता भी और पिता भी, दोनों पद प्रधान होंगे, ये द्वंद्व समास है। ऐसे नाम से 6 के 6 समास आ जाएंगे, केवल नाम बताने की जरूरत है। बात करते हैं प्रत्यय।
इसमें क्या होता है, दो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय को पहचाने कैसे? जैसे आपके सामने आ गया खिलाड़ी शब्द, कौन सा प्रत्यय? खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय? कृत है या तद्धित है? तो देखो जिसके बाद में ना लगता है ना वो कृत होता है। खेल प्लस आड़ी, तो खेल के बाद ना जुड़ रहा है तो एक कृत प्रत्यय होगा। उपसर्ग, एक ही शब्द में बहुत सारे उपसर्ग हो सकते हैं। उपसर्गों का निर्माण तीन प्रकार से होता है, या तो मूल सामान्य रूप में, या दीर्घ संधि से, या फिर यण संधि से। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको लेकर उपसर्ग। और अब देखो यहां तक शब्द है, 40 दिन लगेंगे नहीं लगेंगे? पूरी व्याकरण यही किस पर टिकी हुई है? शब्दों पर। और शब्द के बाद में हम चर्चा करते हैं वाक्य, कहेंगे वाक्य। अब वाक्य के कितने अंग माने गए हैं? एक होता उद्देश्य, एक होता है विधेय है। दो अंग तो ये हो गए, एक उद्देश्य का विस्तार होता है, एक विधेय का विस्तार होता है। फिर वाक्य के प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 भेद माने गए हैं। रचना के आधार पर इसके कितने भेद माने गए? 3। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये 3 वाक्य, इधर 8 इसके भेद माने गए, जिस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे लोकोक्ति, मुहावरे, विराम चिन्ह, पक्ष, वृत्ति, वाच्य, लिंग, वचन, कारक, काल, ये सारे के सारे टॉपिक है जिनका मैंने आपके सामने नाम रखा है। इसके अलावा देखो आप, ये लिंग है, ये वचन है, ये कारक है, ये काल है, ये वाच्य है, ये पक्ष है, ये वृत्ति है, ये विराम चिन्ह है। इसी प्रकार लोकोक्ति और मुहावरे हैं। हिंदी का एक शब्द भी, एक भी टॉपिक अब बाकी नहीं रहा है। मैक्सिमम हिंदी है ये, जितनी हिंदी के टॉपिक हो सकते हैं ना, एक भी टॉपिक जो आपको बोर्ड पे लिखाया उससे बाहर नहीं है। और ऑनेस्टली पूछा जाए ना तो लगभग 2 महीने की हिंदी आपकी व्याकरण, 2 महीने की व्याकरण में आप जो चाहिए ना वो विकल्प आपके सामने। आप थानादार बनना चाहिए, 180 नंबर ला सकते हैं। अगर मान लो आपने हिंदी की तैयारी की, थानादार नहीं बन पाए तो 2nd ग्रेड बन जाएंगे। 2nd ग्रेड नहीं बन पाए तो 1st ग्रेड लग जाएंगे। 1st ग्रेड नहीं लग पाएंगे तो वो तैयारी कहां काम आएगी? आपकी रीट में भी काम आएगी। एक ही तैयारी में आप चारों की तैयारी कर सकते हैं बहुत बेहतर ढंग से। कल से क्लास सुबह 7 बजे से लगेगी, विधिवत क्लास होगी। आज सिर्फ सिलेबस पर चर्चा, इधर उधर की बातें हुई है। कल से एकदम जीरो से, क कबूतर से, वर्ण विचार से हम पढ़ना चालू करेंगे। आपको जो किताबें मैंने बताई है एक बार मेहरबानी करके कल पे मत जाइएगा, और इन किताबों को आपको लेनी है, आज ही लेना है। वाइट रजिस्टर लेके आना है और ले प्रभु का नाम और काम को शुरू करना है। मैं इतना आश्वासित करता हूं, कहीं भी पढ़ना, सभी उत्तम है, सारी दुनिया अच्छा पढ़ाते, लेकिन अपन सर्वोत्तम है। पूरा का पूरा सिलेबस बहुत बेहतर ढंग से, व्यवस्थित ढंग से आपको कराया, समझाया, लिखाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। किसी के मस्तिष्क में कोई भी वाजिब प्रश्न उठ रहा है तो स्वागत है, पूछ सकते हैं। अब एक बात बताइए, जो 180 घंटे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 180 घंटे में व्याकरण पढ़ेंगे। अब ये तो अपेक्षा ही मत कीजिएगा कि साहब उसको मैं 1.25 घंटे में पूरा का पूरा पढ़ा दूं। समझ रहे? ये तो सिर्फ क्या है, किस प्रकार कौन कौन से टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, डिटेल से पढ़ने के लिए तो आपको डिटेल से ही ज्वाइन करना पड़ेगा। और भी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो आप ऑफिस में आके भी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी का सर्वोत्तम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नक पत्तल पर, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में।
तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह तक जाएगा।